सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको बता दें कि हमने सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कहानी, नाटक, संस्मरण या फिर निबंध। तो फ्रेंड्स, हिंदी गद्य साहित्य में जो सर्वाधिक मनोरथ विधा है वह कहानी है। फ्रेंड्स, हमने सुना है कहानियाँ किसे पसंद नहीं होती हैं। हम सभी बचपन से ही कहानियाँ सुनते ही बड़े होते हैं, अपने दादा दादी से, नाना नानी से। उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो टीचर्स के माध्यम से भी हमें कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को जो कहानियाँ होती हैं उनको सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि यह भी होता है कि बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखें। फ्रेंड्स, हमें पता है हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ नैतिक शिक्षा ज़रूर होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर रांगे राघव। तो फ्रेंड्स, जो सबसे प्रसिद्ध कहानीकार हैं वह मुंशी प्रेमचंद हैं। जो ऑप्शन सा है वह बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, जो इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं उनमें से एक कफन, ईदगाह, ये काफ़ी फेमस हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण का महत्व है। इसके ऑप्शंस हैं जिज्ञासा, कौतूहल, उतार चढ़ाव या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी कहानी शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कहानी में हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, कौतूहल बना रहना चाहिए और कहानी में उतार चढ़ाव भी आते रहने चाहिए ताकि बच्चे बोर ना हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहानी से प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमें कहानी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कहानी से बालकों का मनोरंजन भी होता है, उनको शिक्षा भी प्राप्त होती है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहानी के प्रभाव में वृद्धि होती है। इसके ऑप्शंस हैं कहानी लंबी हो, कहानी सूक्ष्म हो, कुशल शिक्षण हो या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कहानी के प्रभाव में वृद्धि ना तो तब होती है जब कहानी लंबी होती है, ना ही तब जब कहानी सूक्ष्म होती है, बल्कि तब होती है जब कुशल शिक्षण होता है। उस कहानी को अच्छे प्रकार से समझाया जाता है, बताया जाता है, तब उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। इसलिए जो ऑप्शन सा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोक कथाएं प्राप्त होती हैं रेडियो से, दूरदर्शन से, समाचार पत्र से या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो लोक कथाएं हैं वह रेडियो से भी सुनने को मिलती हैं, दूरदर्शन से भी और समाचार पत्र में भी हम उनको पढ़ सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चा सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, सीखना या फिर खेलना। तो फ्रेंड्स, जो बालक होता है वह सर्वप्रथम बोलना सीखता है। वह सबसे पहले जब एक शिशु पैदा होता है वो अपने मुंह से कुछ ना कुछ स्वर निकालने का प्रयास करता है, इसलिए वह सबसे पहले बोलना सीखता है। जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे की प्रथम पाठशाला है परिवार, पड़ोस, मित्र या फिर विद्यालय। तो फ्रेंड्स, बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वह परिवार को कहा जाता है और बच्चे की जो प्रथम शिक्षक होती है वह उसकी माता को कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं पुस्तक पाठ में, कहानी वाचन में, कविता पाठ में या फिर उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड्स, मौखिक भाषा का प्रयोग पुस्तक को पढ़ने में भी किया जाता है, कहानी के वाचन में भी किया जाता है और कविता पाठ में भी किया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा।
अब हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक व विद्यार्थी के निकट संबंधों में किस भाषा का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, अध्यापक और विद्यार्थी के निकट संबंधों के लिए उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, क्रीड़ा मैदान में विचारों से अपेक्षा की जाती है, यानी कि हम क्रीड़ा मैदान में जो हमारे साथ जो लोग होते हैं, हमारे सहभागी होते हैं, हम उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो हम उनसे सहनशीलता, सहयोग और भ्रातृत्व, इन तीनों की ही अपेक्षा करते हैं। इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, गद्य के अंतर्गत आता है। इसके ऑप्शंस हैं नाटक, कहानी, पत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी ही गद्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो कविताएं, गीत होती हैं ये सब पद्य के अंतर्गत आते हैं, और कहानी, नाटक, पत्र ये सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो ऑप्शन द होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, गद्य तथा पद्य में अंतर है। तो फ्रेंड्स, गद्य में विराम इत्यादि का प्रयोग होता है, जबकि पद्य में इसका कोई बंधन नहीं। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला है, पद्य में गति और लय होता है, जबकि गद्य में लय का कोई मेल नहीं। यह बात भी बिल्कुल सही है। पद्य छंद मुक्त होता है तथा छंद युक्त, परंतु गद्य छंद मुक्त ही होता है। फ्रेंड्स, जो पद्य होता है वो छंद मुक्त या फिर छंद युक्त होता है, जबकि जो गद्य होता है वह छंद मुक्त ही होता है। इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का महत्व है क्योंकि गद्य द्वारा कम समय में ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, गद्य साहित्य द्वारा कल्पना शक्ति को जागृत किया जा सकता है, गद्य द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत सरल रहती है, या फिर ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है भाषा तत्वों का ज्ञान होना। फ्रेंड्स, गद्य में गीत, कविता ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए भाषा तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है, विषय वस्तु का ज्ञान होना भी आवश्यक है, और रचना स्वरूपों का ज्ञान के लिए भी यह आवश्यक है। इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए जो ऑप्शन ब होगा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, यह बिल्कुल सही होगा। यह सूक्ष्म पाठ के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि, यह बात बिल्कुल सही है। मुहावरों, सूक्तियों का ज्ञान होना यह भी आवश्यक है, और व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना यह बात भी आवश्यक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं शीघ्र पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता का विकास, खेल खेल में पढ़ना, या फिर अवकाश के समय पढ़ने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, द्रुत पाठ का जो उद्देश्य नहीं है वह खेल खेल में पढ़ना है, जबकि शीघ्र पढ़ने, द्रुत का अर्थ होता है शीघ्र, तो द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्र पढ़ने की क्षमता, और समझने की क्षमता का विकास होता है हम जब जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, जब हम सीख जाते हैं जल्दी पढ़ना तो हम जल्दी समझना भी सीख जाते हैं, और अवकाश के समय पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है फिर हमारी। इसलिए जो ऑप्शन द होगा खेल खेल में पढ़ना, यह द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पद्य रचना में आवश्यक नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं मुहावरों का ज्ञान, लाभ का ज्ञान, तुकबंदियाँ, या फिर छंद। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन आ होगा मुहावरों का ज्ञान, यह बिल्कुल सही होगा। यह पद्य रचना के लिए आवश्यक नहीं है। मुहावरों का जो ज्ञान होता है वह गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, पद्य में हो सकता है महापुरुषों की गाथा, प्राकृतिक वर्णन, करुणामयी गाथा, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पद्य के अंतर्गत महापुरुषों की गाथा भी हो सकती है, प्रकृति का वर्णन भी हो सकता है, और कोई करुणामयी गाथा भी हो सकती है। इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पद्य में सौंदर्य होता है। तो फ्रेंड्स, पद्य में भाव सौंदर्य भी होता है, शब्द सौंदर्य भी होता है, और ध्वनि सौंदर्य भी पाया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन द होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, पद्य में रुचि के लिए आवश्यक नहीं है अंताक्षरी, कवि सम्मेलन, संवाददाता सम्मेलन, या फिर
कभी अभिनंदन। तो फ्रेंड्स पद्य में रुचि के लिए संवाददाता सम्मेलन यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, जबकि अंताक्षरी, कवि सम्मेलन और कवि अभिनंदन ये सभी काफ़ी आवश्यक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति, मनुष्य अपने विचारों को, भावों को संकेतों द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकता है, वाणी द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकता है और भाव भंगिमाओं द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, रचना का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स रचना का अर्थ होता है निर्माण करना, किसी चीज़ को सजाना या फिर उसको नव सृष्टि देना। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही होगा। ये सभी ही रचना के अर्थ हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स मानव जो अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह ज्ञान बिहारी लाल का कथन है। इसलिए जो ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन या फिर कविता लेखन। तो फ्रेंड्स जो कविता लेखन है यह मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, लिखने की योग्यता, बोलने की योग्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अभिव्यक्ति का अर्थ होता है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास होना, उसमें लिखने की योग्यता होना और बोलने की भी योग्यता होना। यह सभी अभिव्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं होती हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति और सशक्त भाषा। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होगा। तो यह कहा था लैम्बार्ड ने। जो ऑप्शन आ होगा लैम्बार्ड यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 29 है, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, अंताक्षरी द्वारा या फिर कवि दरबार के द्वारा। तो फ्रेंड्स साहित्य में हम वाद विवाद के द्वारा भी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, अंताक्षरी के द्वारा भी कर सकते हैं और कवि दरबार के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ख का उच्चारण स्थल है। तो फ्रेंड्स आप बोल कर देखिए, ख को बोलने में जो हमारी जीभ है वह तालु से टच हो रही है। इसलिए जो ख का उच्चारण स्थल होगा वह तालु होगा। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स मुद्रा का अर्थ अंगूठी भी होता है, रुपया भी होता है और आकृति भी होता है। इसलिए जो ऑप्शन दा है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अज शब्द के अर्थ हैं। अज शब्द का क्या अर्थ है? अजन्मा, आज, अजगर या फिर आजीवन। तो फ्रेंड्स अज शब्द का जो अर्थ होता है वह अजन्मा होता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो फ्रेंड्स जो गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है वह कहानी है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद। तो कहानी फ्रेंड्स तत्व के आधार पर 6 प्रकार की होती है, जिसके नाम हैं कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल या वातावरण, उद्देश्य और शैली। ये 6 भेद होते हैं कहानी के तत्व के आधार पर। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहानी की विधियां मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो कहानी की विधियां होती हैं वह टोटल 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा 4 यह बिल्कुल सही होगा।
अब अगला प्रश्न है, आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो फ्रेंड्स, जो आरंभिक अवस्था के बच्चे होते हैं यानी जो पीजी के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वह चित्र विधि होती है। उनको चित्रों के माध्यम से कहानी को समझाया जाना चाहिए, वह बहुत अच्छे से समझ जाते हैं चित्रों के माध्यम से। इसलिए जो ऑप्शन आ होगा चित्र विधि, यह बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है। तो फ्रेंड्स, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन प्रेमचंद के द्वारा कहा गया था कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, प्रेमचंद। अब हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो ऑप्शंस हैं संकोच, झिझक, शर्मीला होना या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी ही बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं इसके परिवेशीय विषयों यानी उनके आसपास की जगहों के बारे में बात करके, सामाजिक घटनाओं यानी कि कोई सामाजिक घटना, जैसे कि उन्होंने अगर किसी की शादी अटेंड करी है या फिर कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में वो बता सकें, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करके, या फिर उनके अनुभवों के बारे में चर्चा करके शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन दा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनमें बातचीत होगी, क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा जब वह यह सभी क्रियाएं होंगी। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। इसके ऑप्शंस हैं अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की या फिर सभी की। तो फ्रेंड्स, उच्चारण में जो सशक्त क्षमता होती है वह अभिव्यक्ति की होती है। अब अभिव्यक्ति क्या होता है? जब हम अपने विचारों को किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद्य का, गद्य का, निबंध का या फिर इन सभी का। तो फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान है वह गद्य का है। और गद्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? गद्य के अंतर्गत कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, ये सभी आते हैं। जबकि पद्य के अंतर्गत क्या आता है? पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, गाना, ये सब वगैरह वगैरह आते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। इसके ऑप्शंस है प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक या फिर ये तीनों। तो फ्रेंड्स, जो उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर होता है वह प्राथमिक होता है। फ्रेंड्स, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। जो बच्चे को सही प्रकार से, सही तरीके से बोलना सिखाया जाता है वह प्राथमिक कक्षाओं में ही सिखाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोध प्रणाली का या फिर व्याख्या प्रणाली का। तो फ्रेंड्स, कक्षा 1 से 3 में बालकों को गीत सुनने में, कविताएं सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है, इसलिए उनको जो पढ़ाने के लिए सहारा लिया जाता है वह गीत प्रणाली का लिया जाता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अभिनय प्रणाली या फिर व्यास प्रणाली। तो फ्रेंड्स, जो अर्थबोध प्रणाली होती है, जब कविता का हम अर्थ समझाने बैठते हैं तो उसका ठीक से इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें रिदम नहीं बैठ पाता, राइम्स नहीं बन पाती, इसलिए कविता शिक्षण की जो दोषपूर्ण प्रणाली है वह अर्थबोध प्रणाली है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली,
अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो फ्रेंड्स, जो प्रश्नोत्तर प्रणाली होती है इससे छात्रों के अंदर सक्रियता बनी रहती है, जिसमें छात्र कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो शिक्षक उनको समझाते हैं, कभी शिक्षक क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र उसका उत्तर देते हैं। तो इससे दोनों के ही मध्य सक्रियता बनी रहती है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है वह संकेतों द्वारा होती है, वाणी द्वारा होती है और भाग भंगिमाओं द्वारा भी होती है। इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी है बिल्कुल सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बालकों का रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक ये सभी पक्ष मजबूत होते हैं। फ्रेंड्स, स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होती है? फ्रेंड्स, स्वतंत्र अभिव्यक्ति वह होती है जिसमें बालक को बिना रोक टोक के वह बोलने दिया जाए या फिर वह करने दिया जाए जो वह करना चाहता है, वही स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वत लेखन में रुचि होना, श्रुति लेखन या फिर शब्दकोश में वृद्धि या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के ही उद्देश्य होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ है। तो वर्ण का अर्थ होता है वर्ण, रंग, रूप, ये सभी फ्रेंड्स वर्ण के ही अर्थ होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, हमें ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल पर नव्या करियर पॉइंट पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।